Hello students, this is Arpit Gupta on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places. Students, today we are going to revise our chapter number 1 and chapter number 2. And the name of the first chapter is Business, Trade and Commerce. So students, in this particular chapter, first we have to understand the meaning of business. Business is an economic activity which involves regular exchange of goods and services, and the motive behind the exchange of goods and services is to generate some profit. Okay, so any activity which is done for the purpose of earning any kind of profit is known as business. Now, if we talk about the economic activities, we can classify it into three types, that is business, profession and employment. If we talk about the business, it involves various kinds of activities, for example, trade, industries, banking, transportation, insurance, warehousing. Means in the activity in which a single person is involved and doing any kind of economic activities is known as business. But if we talk about the profession, it includes a certain types of skills. That means you must be a professional person before possessing these kinds of services. For example, medical, legal consultancy services और चार्टर्ड अकाउंटेंट. मीन्स इन टाइप के सर्विसेज देने के लिए आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी भी पर्सन के अंडर जॉब करते हैं तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट. अब ये मैनेजर की तरह हो सकता है, फोरमैन, क्लर्क, सेल्स पर्सन, वर्कर्स, किसी भी तरीके से अगर आपको किसी पर्सन से सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट, what are the characteristics of the business? The first thing is it is an economic activity. That means the activity which is done for generating the revenue. प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स या तो आप प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज करके मार्केट में सेल कर रहे हैं. दोनों ही चीज किसके अंदर आती हैं? बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं. नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स गुड्स वो चीज होंगी जो टैंजिबल होंगी, जिसे हम देख सकते हैं, और सर्विसेज जो इनविजिबल हैं लेकिन जिनका बेनिफिट लिया जा सकता है. जैसे हमने अभी बात करी थी, डॉक्टर जब अपना ट्रीटमेंट देता है, लॉयर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इनटेंजिबल के अंदर. नेक्स्ट, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर. दैट मीन्स जो भी गुड्स और सर्विसेज दी जा रही है वो किसके लिए है? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए. और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए. दैट मीन्स अगर आपने सिंगल टाइम कोई भी गुड सेल और परचेज किया तो वो बिजनेस नहीं है, जब तक आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू बेसिस पे नहीं करते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हो. मोटिव, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स आपका जो बिजनेस है, भाई देखो क्या होता है कि भाई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा हम कह नहीं सकते. ठीक है, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तब हमारा मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि हमें पता है हम बिजनेस एक दिन में बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं. हमारा सोच है, हम ये चाहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहे. रिस्क एलिमेंट, दैट मीन्स जब बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है रिस्क होगी. बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. स्टॉक हमारे पास रखा है, भाई रखा रखा जल गया, चोरी हो गया, या कोई भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन हमारे सामने आ गई, तो उन सारी चीजों से क्या हो सकती है? बिजनेस में रिस्क हो सकती है. और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स जो भी हमारे पास चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, जैसे भाई जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज आ रही है, जो भी चीज है जो प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली यूज आ रही है, वो किसके अंदर आएंगी? यूटिलिटी के अंदर इंक्लूड होंगी. नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज सोशल एंड थर्ड वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. कोई भी काम आप प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक के अंदर आएगी. और किसके लिए किया जा रहा है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए. कोई भी नई चीज, नई टेक्नोलॉजी आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की जाए तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. और हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स जो भी गुड्स हम मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं या जो सर्विसेज हम मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, जो कस्टमर के अल्टीमेटली यूज में आने वाली है, वो क्या हो गया? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं वो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इन बिजनेस एक्टिविटीज इज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स. इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज.
देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हम लैंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो काम किसका होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। जेनेटिक, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मींस ये वो इंडस्ट्रीज है जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं। जैसे ट्रेड में तो क्या होगा भाई, रिटेल ट्रेड हो सकता है और होलसेल ट्रेड हो सकता है। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम कोई भी कंज्यूमर गुड्स शॉप से परचेज करके आ रहे हैं, और होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि भाई जब कोई भी पर्सन बल्क में परचेज करके मैन्युफैक्चरर से रिटेलर को गुड्स पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा हो सकता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जब हम गुड्स इंडिया में सेल ना कर कर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेल कर रहे हैं तो उसको फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। और लास्ट जो अभी हमने समझा, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो कहीं ना कहीं मेरे को बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, राइट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दैट मींस जो हमारे गुड्स को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं रिसोर्सेज को, जैसे कोल, पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। और यहां पे क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दैट मींस जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो सब यहां पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म्स, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। अब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग, जैसे पेट्रोल की रिफाइनिंग हो गई, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज भाई दो से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, तो ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बस एक जगह से गुड्स को परचेज किया जा रहा है और सेकेंड टाइम उसको सेल किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, so students, this was all about the first chapter. Now we will discuss the chapter number 2, that is forms of business organization. देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है जो अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी आ सकती हैं, पब्लिक कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So let's us discuss about the sole proprietorship. When a single individual is involved in doing the business activities, it is known as sole proprietorship. That means वो जो पर्सन है पूरी रिस्क भी उसी पर्सन की होगी, प्रॉफिट भी उसी पर्सन का होगा। तो जब एक पर्सन सारी रिस्क और सारे प्रॉफिट को अकेले मैनेज कर रहा है तो उसी प्रोसेस को बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल्स, दैट मींस वो सारी एक्टिविटीज अकेले मैनेज करेगा, प्रॉफिट भी उसका होगा और रिस्क भी उसी की होने वाली है। ओनर इज द मैनेजर, दैट मींस जो पर्सन ओनर है वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ओनर इज ओनली द सोर्स ऑफ कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाने वाला भी वो सिंगल इंडिविजुअल ही है, जितनी उसकी कैपिटल की कैपेसिटी होगी उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। The proprietor and the business enterprise are same in the eyes of law. That means business की कोई separate legal entity नहीं होती, जो businessman है वही business है, दोनों को एक ही चीज मानी जाती है, दोनों को separate नहीं माना जाता है। एडवांटेजेस की बात करें, बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है, ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कंट्रोल एक ही पर्सन का रहता है तो उसको सारे बिजनेस के बारे में लूप होल्स पता होते हैं। सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशंस, जब एक ही पर्सन है तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मिनिमम कैपिटल होती है। और कोई भी इनकम टैक्स आपके ऊपर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, दैट मींस जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो आपके बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि आप और बिजनेस एंटिटी दोनों सेम हो। ओनरशिप की, जो ओनर होता है वही सारा प्रॉफिट रखता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे वो ओनर का होगा। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, यहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो यहां पे ओनर को अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती हैं। पैसा, जो कैपिटल है वो बहुत मुश्किल से आप रेज कर सकते हो, बहुत मुश्किल से आपको कैपिटल अरेंज होती है, क्योंकि जितना आपके पास है वही आप बिजनेस में लगा सकते हो, किसी से बोरो नहीं कर सकते। बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइफ, जब तक ओनर की लाइफ है तब तक बिजनेस की लाइफ है, ओनर की डेथ होने के साथ बिजनेस भी खत्म हो जाता है।
अगर बिजनेस हमें करना है तो लिमिटेड एरिया तक ही हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस को इजीली एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फॉर्म इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेसिकली हिंदू फैमिलीज मिलकर, जब एक फैमिली मिलकर पूरा बिजनेस रन करती है तो उसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट के अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही फाइंड आउट किया जाता है और किसी भी कंट्री में बिजनेस नहीं रन होता है, और जो सिर्फ हिंदू फैमिली मेंबर्स हैं वही मिलकर इस बिजनेस को रन करते हैं। और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसे क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। नेक्स्ट, मेंबर्स की लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, शेयर्स हमेशा जो होते हैं सभी मेंबर्स के पास, वो क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मतलब किसी के पास शेयर्स ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ दैट फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट, बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ एनी मेंबर्स। मतलब अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसे कर्ता बना दिया जाएगा, और ऐसे ही ये बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है। एडवांटेजेस की बात करें कि एवरी को पार्टनर हैज एश्योर्ड शेयर्स इन द प्रॉफिट। मतलब फैमिली का जो भी मेंबर होगा उसको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा चाहे किसी भी मेंबर की डेथ होती है या किसी भी मेंबर का बर्थ होता है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है क्योंकि सारे डिसीजन जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो करता होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। जनरली पीपल यूज इट मोस्टली फॉर द टैक्स बेनिफिट दीज डेज, बिकॉज यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है इसमें टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसी वजह से ये टाइप की कॉन्स्टिट्यूशंस किए जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें कि भाई सारी पावर्स कर्ता के हाथ में ही है, और अदर मेंबर्स कोई भी डिसीजन ले लेकिन पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है कर्ता की। रिसोर्सेज लिमिटेड ही होती है, जितने मेंबर्स होते हैं बस वही कैपिटल लगा सकते हैं, कोई भी बाहर का पर्सन यहाँ पे कैपिटल नहीं लगा सकता, या फिर जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है उसी में से पैसा लगाया जा सकता है। भाई जो डिसीजन कर्ता ले रहा है हो सकता है वो बाकी के मेंबर्स को समझ में ना आए, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो है वो है पार्टनरशिप फर्म, जहां पे 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो क्या होता है? पार्टनरशिप। इसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट। यहां पे जो रिलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। द फर्म मीन्स पार्टनर, पार्टनर मीन्स द फर्म। दैट मीन्स हर पार्टनर फर्म के लिए एक एम्प्लॉय होता है और दूसरे के लिए भी क्या होता है? वर्कर होता है। मतलब हर पार्टनर की ओनरशिप भी होती है और वो उस पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय भी होता है। जो प्रॉफिट होता है वो एग्रीड रेशियो जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कोई भी पार्टनर अपने ट्रांसफर या इंटरेस्ट को सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको दूसरे पार्टनर की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है। इसके फर्स्ट एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बहुत इजीली फॉर्म हो सकता है, पार्टनरशिप डीड आपको चाहिए होती है और उसके बाद आप पार्टनरशिप बना सकते हो। रिस्क शेयर हो जाती है सब लोगों के बीच में। मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है क्योंकि सब लोगों का माइंड इंप्लीमेंट होता है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे भी इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि एक फर्म है तो कंपनी का टैक्स इनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। और रेगुलेशंस एज कंपेयर टू कंपनी, यहाँ पे रेगुलेशंस भी बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, मतलब अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती है। लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की जाती है और वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पार्टनरशिप खत्म कर दी जाती है। कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स ही लगाते हैं, दूसरे लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अकाउंट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं किए जाते तो कोई भी आउटसाइडर्स यहाँ पे कैपिटल नहीं लगाते। और डिस्प्यूट, बिकॉज जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो हर पर्सन अपने हिसाब से बिजनेस चलाने की कोशिश करेगा तो डिस्प्यूट तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई कुछ लोग मिलकर वॉलंटरी एक एसोसिएशन क्रिएट कर देते हैं और सब लोग मिलकर बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि यहाँ पे जब कंपनी की बात आती है तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, बिल्कुल कंपनी को अलग नाम से जाना जाता है और उसके ओनर्स को अलग नाम से जाना जाता है। भाई यहाँ पे जो सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो कंपनीज एक्ट 1956 जो प्रिवेलिंग पहले चलता था
वो था 1956, और अगर अभी करंट की बात की जाए तो 2013, किसी के भी अंदर ये कंपनी रजिस्टर हो सकती है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर कंप्लीटली सेपरेट, मतलब ओनर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कैपिटल रेज थ्रू द शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल, दैट मींस जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, शेयर्स के। अगर आप पैसा लगाते हो बिजनेस में तो आपको शेयर्स दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपका डिविडेंड भी डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स, दैट मींस जितनी लाइबिलिटी आपने प्रॉमिस की है उतनी लाइबिलिटी रहेगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। आप कैपिटल इजीली रेज कर सकते हो, कैपिटल इजीली रेज की जा सकती है, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कॉल किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में उनको शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। अनलिमिटेड लाइफ होती है कंपनी की, जब हमने दोनों की एंटिटी सेपरेट कर दी, ओनर्स और कंपनी की, तो दोनों की जो लाइफ होगी वो भी डिपेंड नहीं करेगी। अगर ओनर्स की डेथ होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। और आप ओनरशिप को इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो, जैसे ही आपने अपने शेयर्स किसी और को सेल किया आपकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, इनका फॉर्मेशन इजी नहीं होता, बहुत सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन, सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी आपको गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी पड़ती है, अगर बैंकिंग कंपनी खोल रहे हो तो आरबीआई से परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं बहुत सारे, बिकॉज गवर्नमेंट आपको कंपनी चलाने की परमिशन दे रही है तो बहुत सारे टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, सारे लॉ एंड ऑर्डर को देख के अपना बिजनेस रन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है, और अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपको डीडीटी भी लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नेक्स्ट, डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, जनरली क्या होता है कि भाई पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी और उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे, तो जब इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो डिसीजन लेने में डेफिनेटली टाइम लगता है। कंट्रोल बाय अ ग्रुप, मतलब जो सारे डिसीजंस होते हैं वो शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी सिंगल पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं होती है डिसीजन लेने की, राइट। टू टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन, फर्स्ट होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो ये क्लोजली हेल्ड होती है, इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। स्टॉक्स कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज एंड प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेज द कैपिटल, मतलब प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करा सकती। जब आपके शेयर्स रेगुलेट नहीं हो रहे, शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं हो रहे, तो फॉर्मेलिटीज भी आपके लिए कम हो जाती है। बेसिकली कंपनी अपने रिलेटिव से ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करवा सकती है। पब्लिक कंपनी की बात करें तो शेयर्स जनरली ट्रेडेड होते हैं मार्केट के अंदर, मिनिमम यहाँ पे 7 शेयर होल्डर्स होने जरूरी है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी को, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और एजीएम मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग दोनों ही कंडक्ट कराना आपके लिए कंपलसरी होता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लोगों का वेलफेयर, मेंबर्स का वेलफेयर। कंट्रीब्यूशन मेंबर से आता है और वेलफेयर भी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी इच्छा से बनाई हुई एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है। मिनिमम मेंबर्स यहाँ पे 10 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी डन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इस एक्ट के अंदर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रिविलेजेस लेना चाहते हो तो। एडवांटेज, इजीली फॉर्म हो जाती है, कोई भी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजंस मेंबर की परमिशन से होते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, कोई भी सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो। और गवर्नमेंट की हेल्प भी मिलती है क्योंकि आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, वेलफेयर है, तो यहाँ पे जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो भी आपकी सोसाइटीज को सपोर्ट करती है। डिसएडवांटेज की बात करें, भाई हो सकता है कि मेंबर्स के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए किसी भी इशू को लेकर। भाई लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि आपको पहले मीटिंग कॉल करनी है, सबसे परमिशन लेनी है, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। और कैपिटल, सिर्फ मेंबरशिप फीस पे ही हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कैपिटल का और कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है, राइट। So students, this was the complete revision of our chapter number 1 and chapter number 2. I hope
you have recapitulate all the things very clearly. We will meet in our next revision video. Till then, take care and goodbye.